और ये साहब सबसे पहले तो ये बताइए, इमरान खान साहब के जो जलसे हैं, एक जिसको नाम दे रहे हैं तहरीक हकीकी आज़ादी, आप कितना असर इनमें देखते हैं आने वाले दिनों में? और जवाब में जो PMLN ने अपने जलसों का आगाज़ किया, टक में आज मरियम साहबा खिताब करेंगी, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 77 में जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी, तो लाहौर में एक भट्ट साहब होते थे, लाहौर शहर के इंचार्ज, मैं नाम नहीं लेता, बुजुर्ग आदमी है, तो उन्होंने एक जुलूस निकाला था, और वो जुलूस जो था वो रतन साहब में से चलता हुआ यहाँ जब आया था, तो भुट्टो साहब ने उनको बुला लिया और ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, एक मूवमेंट थी वो चल रही थी, तुम अगर इस मामले के अंदर बीच में आओगे तो तुम बुनियादी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात बनाओगे, क्योंकि सड़क सड़क सारी सूरत हाल बनेगी। तो भुट्टो साहब की बात तो शायद इस तरह नहीं मानी गई कि चौथे पांचवें जलसे के ऊपर हुआ यह था कि रतन सेनमा से उसी भट्ट साहब के हवारियों ने फायरिंग कर दी और अवाम जो थे वो खड़े होकर ऊपर चल गए और उन्होंने रतन सेनमा से फायरिंग करने वालों को उतार के नीचे फेंक दिया और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रही मूवमेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हुकूमत को जो भी मशवरा दे रहा है काउंटर करने का, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपोजिशन, आपको कल तक इमरान खान जो भी था हुकूमत में था, उसके खिलाफ अब जलसे करते थे। एक हुकूमत डिफरेंट एज पे होती है। हमने सारी उम्र जिंदगी में जलसे कंट्रोल किए हैं, जलसे बनाए हैं, जलसे उठाए हैं, निकाले, सियासत में भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं। तो ये जिसने मशवरा दिया है मरियम नवाज साहब को, उन्होंने उसको एक बेवकूफ़ी का मशवरा दिया है कि आप कितना भी कुछ कर ले गवर्नमेंट के बारे में यही होता है कि जनाब पटवारी और वो लेके आ गए और ये लेके आ गए और फलां लेके, हमेशा इमरान खान पर भी इल्जाम नहीं लगता कि सरकार करती थी, पीपल पार्टी में यही लगता रहेगा, जब कुछ करता रहेगा। आपकी वो मॉरल पोजीशन नहीं बन पाती जो होनी चाहिए कभी भी। और दूसरी बात यह होती है कि जलसा आपने जिस शहर में करना होता है उस शहर के लोग जानते होते हैं कि क्राउड कौन सा है, कहां से आया है, कैसा आया है, और बड़ी आसानी से उसको नितार के देख लेते हैं। तो एक तो मैं खास बुनियादी तौर पर समझता हूं कि हुकूमत को जलसे संभालना चाहिए, मूवमेंट संभालनी चाहिए और उसके काउंटर करने के लिए और काम करने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अगर हुकूमत भी जैसे PMLN भी जलसे करेगी तो ये कंट्रीब्यूट कर रही है इमरान खान की तहरीक में, आप ये समझते हैं? कंफ्यूजन पैदा होगा ना कहीं लड़ाई हो सकती है। आप मुझे ये बताइए, एक जलसा हो गया, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन को थका देंगे ना। आपके पास 4,70,000 है पूरी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरी डिप्लॉयबल फोर्स, उसमें से 1,60,000 के करीब आप डिप्लॉय कर सकते हैं। 1,60,000 में अगर 200 लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 जगहों पे छोटे छोटे जुलूस भी निकलें तो 10 लोग आते हैं पुलिस वाले, ना आप थाना खाली कर सकते हैं, ना आप जनाब जेल से बंदे नफरी उतार सकते हैं, ना हाई कोर्ट से उतार सकते हैं, आप तो स्टैंड स्टिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द थिंग। अब मुझे नहीं पता उनका मसला है, उनको जिन्होंने मसला दिया वो साधना, मुझे लगता जो है वो समझते हैं कि इमरान खान एक इलेक्शन का टेम्पो बना रहे हैं तो हम भी टेम्पो बना। तो बेहतर यह है कि छोड़ो गवर्नमेंट, छोड़ो मैदान में उतरो, दोनों बराबर आ जाएंगे, वो भी बराबर होगा, आप भी बराबर होगे, आके इलेक्शन लड़ो। लेकिन अगर ये चलता रहा तो अगर कत्ल हुआ तब भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, अफरा तफरी हुई तब भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, जलसा उल्टा तब भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ये तो तय है ना, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ना, किसी और ने तो नहीं करनी वहां पर। क्या ये मोमेंटम वो अगले 6 महीने तक बरकरार रख पाएंगे? देखिए मोमेंटम जो है ना वो उसका मेरा अंदाजा यही है कि ये 2-1.5 महीना उनके पास है। अगर इस टेम्पो को वो आगे ले गए तो ये बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड वो दिन था जिस दिन उन्होंने रात को लोगों को निकाल लिया, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी। अब ये कितनी देर तक इसको कैश करते हैं, कैसे इसको लेके जाते हैं, इसको एक कहते हैं फिटीक, जिसे कहते हैं एजुकेशनल फिटीक, पॉलिटिकल फिटीक। थकन हो जाती है लोगों के अंदर, एक अरसे तक एक बार मायूसी सी पैदा हो जाती है क्योंकि निकल तो नहीं रहा। और उसका एक बेहतरीन तरीका दुनिया के अंदर हमेशा ये होता है कि इग्नोर करो। इसलिए मैं कहता हूं मरियम नवाज साहबा ने अगर जलसा शुरू कर दिया तो वो इमरान खान साहब को कंट्रीब्यूट करेंगी उस सारे मामले के अंदर, उस रिफ्ट को वो उसको जिंदा रखेंगी उस सारे मामले को। और वो जब बराबर पे आएगा तो फिर तो फटीक नहीं आती। होता यही है कि आप खामोश हो जाएं तो वो एक फटीक होती है, लोग कहते हैं बस ठीक है जलसे हो रहे हैं चलते रहे। आप बताइए 1986 में जब बेनजीर भुट्टो तशरीफ लाए थे यहां पर तो एक बहुत बड़ा टेम्पो बना हुआ था,
अच्छा, उसको ज़ियाउल हक बड़ा तेज आदमी था। ज़ियाउल हक ने उसको बड़े आराम से उनको जलसे का, मुझे याद है कोयटा में होते तो कोयटा में जो डीआईजी होता था उसको, वो एसपी उस वक्त होता था, बल्कि अमानी जोगे से, वो गाड़ी को आगे एस्कॉर्ट दे रहा था, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल दिए, वो जुलूसे होते रहे, यहां तक कि एक लेवल आ गया था कि बड़ी सीरियस थिंकिंग शुरू हो गई थी कि इस बंदे ने जिस तरह का एक टेम्पो बना लिया है, हम उसको हवा ज्यादा भर नहीं सकते, आहिस्ता निकलती चली जा रही है, क्योंकि जाहिर बात है आप मूवमेंट को ज्यादा खींच नहीं सकते। अब अगर आप भी इसमें उतर आए, मैं सुबह से यही सोच रहा था नवाज साहब के फैसले से, आप भी इसमें उतर आए तो होगा यही कि फिर तो अखाड़ा कायम रहेगा ना। तो या तो आपने अखाड़े में जल्दी उतरना है तो तब तो ठीक है उतरे, और अगर आपने नहीं उतरना, अगर आपने पूरा साल पूरा करना है, और तो फिर ये जो कॉल अब इस्लामाबाद के लिए दीजिए हैं, तो आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप वोट के खिलाफ कर सकते हैं, और हम सारी पाबंदियां हम पे, और नहीं पार्टी भी पाबंद होगी तो वो एक अलग क्लॉज होगी, ये 63A में ये जुड़ा हुआ नहीं है जी। उसको मैं इंशाल्लाह लीगली उसको मैं इलेक्शन कमीशन में लड़ूंगा ना, और मैं इस बात को साबित करूंगा कि किस तरह से पार्टी ने हमारे साथ किया, और हम उसका जवाब, हमने एक सवाल का जवाब और देते हैं, फिर मैं औरिया साहब के पास और शैला साहबा के पास जाना चाहता हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दें सलमान साहब, वो लोग जिन्होंने टिकट ही पर इलेक्शन लड़ा, आपकी राय उस पर क्या है? वो तो उन पर तो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगी कि उन्होंने अपनी पार्टी के वो खिलाफ गए हैं। जी बिल्कुल, मेरी राय शायद आपके साथ इत्तेफाक करती हो, लेकिन उसका जवाब तो सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़के और उन्होंने बाद में डिफेक्ट किया है। उसका जवाब बिल्कुल वो दे सकते हैं और उनको देना भी चाहिए। सही है, चलें औरिया साहब जरा ये फरमा दीजिए अब कि इस सारी सूरत हाल में आप क्या फ़र्क समझते हैं कि वो लोग जिन्होंने टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जिन्होंने नहीं लड़ा, दोनों पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे, क्या इलेक्शन कमीशन को अलग अलग कानूनी आंख से देखेगी? मेरा ख्याल है जीरो भी फर्क नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्या वो अपने मफाद को सोच समझकर उसमें दाखिल हुए थे कि नहीं। जब आप एक क्लब की मेंबरशिप साइन कर देते हैं तो फिर आप उस क्लब के मेंबर बन जाते हैं, आपको सारी की सारी आप पे चीजें लागू हो जाती हैं। वो कहते हैं पार्टी जो है वो हमारे साथ क्या करती थी, तो पार्टी को छोड़ने का बड़ा आसान तरीका था। आप छोड़ते, जाके कहते मैं मेंबर सीट से खत्म छोड़ता हूं, मैं चला जाता हूं। पार्टी ने आपको रोका था, आप रहे। पार्टी ने आपको कहा था कि आप उसके जुल्म बर्दाश्त करें, आपकी ज्यादतियां बर्दाश्त करें। किसने कहा था? एक सिंपल कागज और एक रेजिग्नेशन पार्टी से और जाओ। मैं आपको एक बात बताऊं, एक है उसकी लीगल वैल्यू, ये 63A मेरे सामने खुला पड़ा हुआ है। एक का इस्लामाबाद में, चलो ठीक है, आप समझते हैं कि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया सारा कुछ। ये जहां पर है कि वोट उसका बी का आगे 1, 2, 3 क्लॉज है, उसमें दिया गया है। एक है उसकी मॉरल अखलाकी वैल्यू। आपको पता है पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख में अब तक मैं बता रहा हूं, जुगतू फ्रंट बना, रिपब्लिकन पार्टी बनी, मंजूर भट्टू की हुकूमत बेनजीर साहब के जमाने में बनी, नकई के जमाने में बनी, ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो कि इन द बिगिनिंग लोटों के साथ इलेक्ट हुआ। अभी तक नहीं हुआ कोई, यानी तोड़ के वाया पार्टी पूरी शामिल हो गई, चट्टा साहब की लीग शामिल हो गई, यानी अखलाकियात का लेवल था किसी किसी हद तक। आप पहले दिन ही अपनी स्ट्रेंथ को किसी दूसरे की पार्टी को तोड़ के बनाते हैं। शबाशी साहब थे, उनकी स्ट्रेंथ कम थी, उसमें हुआ यह था कि उन्होंने एक क्लॉज बनाई हुई थी मानिका साहब वाली, वो छोटी सी एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप था, वोट नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन स्ट्रेंथ के तौर पर रखा हुआ था। आप तो पूरे भाई, किसने कहा? हमने कब कहा कि पार्टी की पाबंदी? बिल्कुल पाबंदी होनी नहीं चाहिए। आपको अच्छी नहीं लगती, पीपल पार्टी अच्छी नहीं लगी, बिस्मिल्लाह रिजाइन करें, वापस पब्लिक पास चले जाएं। आप आए चले। दुनिया में जिन मुल्कों में भी जमहूरियत है, एक मिसाल मिलती है सिर्फ चर्चिल की, सही। और वो 1942 की इलेक्शन जीता था वो जंग, और उसने पार्टी तब्दील की थी, जंग जितवाई थी जंग अजीम दोम। लोगों ने कहा जहन्नम में जाओ तुम, हम तुम्हें लीडर नहीं मानते, इलेक्ट नहीं किया था उसको। आप खुद देखें कि मैं फिर मिसालें आपको सामने, जो पार्टी छोड़ के जाए उसकी हालत क्या होती है, जरा देख लीजिएगा। गुलाम मुस्तफा जतोई से लेके, हफीज पीरजादा से लेके, बाकी लोगों से लेके, आप देख लीजिएगा। इत्तेजाज हसन 77 में छोड़ गए थे, इनको पता है पब्लिक में नहीं जा सकते, इसीलिए ये इस तरह की मड़ा करते हैं। इसका का इनका वाला ले लिया, उसका ले लिया। ओ भाई, अल्लाह के नाम लो, इस मुल्क की सियासत को पाक साफ बनाओ, पाक साफ होने दो। इसको नहीं पता कि क्या होता है। तो कोई 3 साल हम ये सुनते रहे, हमें फोन आता है
हम चले जाते हैं, हमें फोन आता है, ओ भाई आप एक छोटे से बच्चे हो, खवातीन हैं या बच्चे हैं, कमजोर है ना हमारे माशरे के लिए, दोनों कमजोर हैसियत में ना, आप कमजोर हो, आप तो 1.5-2 लाख वोट जीत के आए हो। हाँ चले, आपके पीछे पब्लिक मैंडेट है, हो सकती है पार्लियामेंटेरियन खातून। आपने फोन उठा लिया, आपने फोन वाले की बात मान ली, तो पीछे आम आदमी करेगा क्या? ठीक है, सही है। चलें शैला साहबा, ये आपकी वैसे इस पर राय क्या है? क्योंकि हम जब ये मामला 63A की तशरीह का सुप्रीम कोर्ट में गया था तो हम इस पर कानूनी राय मालूम करते रहे। नैयर बुखारी साहब की राय भी ये थी कि जब ये वोट कास्ट करेंगे तो डिफेक्शन लगेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये मानती थी कि डिफेक्शन जब इन्होंने इरादा कर लिया तो डिफेक्शन हो गई, इनको वोट ही कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन सबकी राय ये थी कि नहीं, जब वोट कास्ट कर देंगे तो डिफेक्शन लगेगी। इसका मतलब यह है कि पंजाब में जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया उन पर तो डिफेक्शन लगेगी, उस पर तो अब क्या कानूनी प्ली लेनी चाहिए उन्हें? अच्छा जी, अच्छा, अब क्योंकि औरिया साहब बहुत जोश में आ गए थे तो थोड़ी लाइटर साइड पे भी जाना चाहिए। वो रेड कलर से ही शुरू करूंगी। मेरे वालदैन जो थे, जैसे जैसे हम बहन भाई बड़े हुए तो वालदा ने डार्क कलर पहनना छोड़ दिया और फादर ने जो है वो हेयर डाई छोड़ दिया, तो मेरा उनसे हमेशा इख्तलाफ रहा। तो कि ये आप क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमारे वालदैन बूढ़े ना नजर आए, तो मैं इसको गलत नहीं समझती और मुझ में असर शायद माँ का आ गया है कि अब थोड़ा लाइट कलर लेने लगी। मेरे हस्बैंड की जंग यही रहती है, तो मैं उस कलर को बुरा नहीं समझती, क्योंकि वो नुमाया हो रहा था तो इसलिए मैंने कहा। और क्योंकि वो पीटीआई के लोगों का कुछ पता नहीं, मुझ पर यलगाड़ शुरू कर देंगे इस पे। अच्छा, दूसरी बात जो है न्याजी साहब को मैं ये कहूंगी कि आपने जब पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करवाया और हमने दस्तार भी गिरती देखी जमालदीनी साहब की, और हमने दरवाजे टूटने की भी इत्तला सुनी, तो लोगों को अपनी जान तो बचानी थी, ठीक है। और वो सिंध हाउस में आए, उन्होंने वोट नहीं दिए। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि अपने वक्त में आइन भी खुद लिखे, तो देखिए बात यह है कि जब वो वोट कास्ट भी कर दे, आइन ये कहता है, मैं नहीं कह रही, आइन ये कहता है, तो लीडर जो है वो उन्हें बुलाएगा, उस पार्टी का लीडर जिसके पार्टी के मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट कास्ट कर दिया, और उनसे वजह पूछेगा। अगर वो समझेगा कि वजह सही है इसकी, मसलन फर्ज करें कि मेंबर ये कहता है कि मैंने आपको इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं आपके मैनिफेस्टो से जो है इत्तफाक रखता था, लेकिन आपने 3 साल में मैनिफेस्टो पे अमल नहीं किया, मैं आपके खिलाफ चला गया, तो उसके बाद भी वो मुतमईन अगर नहीं कर सके अपने लीडर को, तो लीडर जो है उसके खिलाफ एप्लीकेशन देगा स्पीकर को। स्पीकर 2 दिन के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन में भेजेगा। इलेक्शन कमीशन भी जो है उसको बुलाएगा और उससे वजह पूछेगा कि आप हमें बताएं कि आपने क्यों अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट डाला। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होगा तो उसको उसके खिलाफ फैसला देगा कि उसे डी सीट कर दे, और अगर वो इस फैसले को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन पे ये बाइंडिंग है कि वो 30 डेज में दे, और फिर वो जब उसे चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसके खिलाफ आ जाए तो 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आई तो यही आएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे वो लोग जो कि आइन पे दस्तरस रखते हैं